नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुझे दो इश्यूज के ऊपर बात करनी है। पहला इशू जो कल रात से सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, जिसपे एक मारूफ आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को मारूफ टिकटॉक स्टार हरीम शाह की जानिब से एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया गया। उसके ऊपर कल से बहस जारी है और उसके अलावा एक निजी यूनिवर्सिटी के अंदर एक तालिबा ने तालीमी प्रेशर की वजह से और कुछ दीगर समाजी उमूर की वजह से पंखे के साथ लटक कर खुदकुशी कर ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि उलमा जिन्हें अंबिया के वारिस भी कहा जाता है, उनकी जानिब से अगर इस तरह की हरकत मंजर आम पर आएंगी तो एक आम आदमी के दिल में उनकी जो सेंटिटी है, उनका जो इमेज है, वो किस हद तक मुतासर होगा। आपको याद होगा कि जुलाई 2016 में जब कंदील बलोच की डेथ हुई थी या उन्हें कत्ल किया गया था, तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी वीडियोस मंजर आम पर आई थी जिनमें कंदील बलोच मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ वीडियोस में नजर आई। बाद में उनके साथ भी तफ्तीश की गई और अब हमने देखा कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, उनमें वो ऐसे शायर दीन का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं जिन शायर दीन की तकलीद के लिए एक आम आदमी को कहा जाता है कि वो इन शायर दीन की तकलीद करे। इस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा मसला यह है कि एक आम तालिब इल्म के ऊपर अपने वालिदैन की तवक्कुआत का, ख्वाहिशात का बहुत ज्यादा बोझ होता है। उसे यह कहा जाता है कि तुमने खाना भी है तो अपने वालिदैन के लिए, अपने पीना भी है अपने वालिदैन के लिए। उसके ऊपर जो पढ़ाई का प्रेशर होता है, उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी जान ले लेते हैं। मेरे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा महनाज हसन, चेयरपर्सन है सोशल वर्क डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की। डॉक्टर महनाज, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ स्टूडियोज में एलिया ज़हरा मौजूद हैं, सहाफी हैं, समाजी कारकुन हैं, ब्लॉग्स लिखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एलिया में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, हरीम शाह इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हरीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे हरीम मुझे ये बताइएगा कि कल से सोशल मीडिया पर एक तूफान आया हुआ है कि हरीम शाह ने मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ मार दिया। आज सुबह हमने उनसे जब टेलीफोन पर बात की तो उनका ये कहना था कि मुझे तो सिर्फ गेस्ट हाउस में ड्रॉप करने जाना था हरीम शाह को, और मुझे मैनेजर ने कहा कि आप हमारे साथ चाय पी लें। मैं बैठकर चाय पीने लगा था तो हरीम आई और मुझे थप्पड़ मारकर चली गई। क्या उनकी ये बात ठीक है हरीम? बिल्कुल, उनकी कोई बात भी सदीका नहीं है, उनकी किसी बात में कोई सच्चाई नहीं है, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। उनको मैंने कराची अपने शो पे गेस्ट बुलाया था और उनको मैंने ठहराया था वहाँ पे, और उनकी मतलब हैरेसमेंट की वजह से और वल्गैरिटी की वजह से उनको मैंने थप्पड़ की और जूते मारे। नहीं, मुझे ये बताइएगा हरीम कि आप इससे पहले भी मुफ्ती अब्दुल कवी को जानती हैं, उनके साथ आपकी टिकटॉक की वीडियोस मौजूद हैं, आप उनके साथ खाना खा रही हैं, आप उनके साथ कैट वॉक कर रही हैं। ये इसी टाइम की है, मतलब इनको जो मैंने शो पे बुलाया था ना, ये जो हादसा हुआ ना, ये सारी की सारी टिकटॉक की वीडियोस उसी दौरान की है। अच्छा हरीम, पहले टिकटॉक, मेरी बात सुने, पहले मैंने इनको एयरपोर्ट से पिक किया है, फिर इनको मैं रेस्टोरेंट पे लेके जाई हूँ, मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया है, फिर इनको मैंने गेस्ट हाउस में जाके ठहराया है, फिर इनको मैंने आने जाने का दिया और उनको मैंने प्रोग्राम का पे किया, 50,000 मैंने पे किया, और ये मेरे गेस्ट थे मेरे शो के। मुझे हरीम ये बताइएगा कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब एक आलिम दीन हैं, वो आपके साथ खाने की मेज पर बैठकर आपको बता रहे हैं कि उन्हें फ्रांसीसी वाइन बहुत पसंद है। उसके अलावा वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी जितनी भी सारी बॉडी लैंग्वेज है, आप समझती हैं कि वो एक आलिम दीन को जेब देती है? और एक सवाल ये भी कि उन्हें ऐसा क्यों लगा कि आपको हैरेस किया जा सकता है? बिल्कुल, ये सारी की सारी गुफ्तगू मैंने रिकॉर्ड की है, और ये सारी की सारी गुफ्तगू मैं पब्लिक को बताना चाहती थी। खुदारा इसको मुफ्ती मत के, इसको आलम मत के, इलिटरेसी की वजह से और कम इल्मी की वजह से आप इसके राह पे मत चलें। ये एक मुनाफिक इंसान है, ये एक जाहिल इंसान है, और ये एक ऐसा इंसान है जिसके कौल और फेल में तजाद है। लेकिन हरीम, आप क्या समझती हैं कि आपकी जानिब से ये भी चल रहा है न्यूज के अंदर कि मुफ्ती साहब ने किसी शायर इस्लाम का मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ गया और आपने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया? मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि पहले मैंने शो में से कुछ कशिश किए, वहां पे मुझे इतना बोलने की इजाजत नहीं थी। आपको पता है, आप टीवी चैनल पे जब होते हो तो आप अपनी मर्जी से कुछ इतना हाथ नहीं बोल सकते कि आप दूसरों की करेक्शन कर सके या दूसरों को शो पे बुला के तो उनकी वो तजलील कर सके। तो मैंने उनको
کو یہ کہا کہ میں نے کہا اپنے فتوے اپنے پاس رکھی. کہتے ہیں کہ نکاح ایک اور میں نے 56-54 نکاح کیے ہوئے ہیں اور مطلب عوام کو گمراہ کرنے کی باتیں اور اس طرح کی مطلب فضول باتیں جیسے کہ یہود و نصارہ اپنے نفس کی تسکین اور ڈیزائر کے لیے اپنی کتب کے اندر چینج کر کے کچھ بھی توڑ موڑ کے لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ یہ ایک ایسے ہے. تو اس طرح کی گفتگو ان کی تھی, ایک منافقانہ گفتگو تھی, ایک ایسی گفتگو تھی جو کہ ایک جاہل انسان کر سکتے. لیکن حریم اس کے باوجود بھی اس گفتگو کے نتیجے میں آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو اپنی سے عمر میں بڑے ایک شخص کو اس طرح سے تھپڑ رسید کرنا چاہیے تھا, اس کی ویڈیو وائرل کرنی چاہیے تھی, کیونکہ بالکل کرنا چاہیے, بالکل. یعنی آپ کو کسی کی بھی بات پسند نہیں آئے گی تو آپ اسے تھپڑ مار دیں گی؟ جب مجھے کوئی ہیریس کرے گا فزیکلی میں اس کو تھپڑ کیا میں اس کو جان سے مار دوں گی. اور اس مولوی کے لیے تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ پہلے میں اس کو ایسا کچھ کر کے کسی داڑھی شاڑی سارا کچھ ہٹا دوں, لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بس مجھے میری دوستوں نے روک لیا کہ ایسا نہ کرنا, تو پھر میں نے اس کو جوتوں سے پٹائی کی اور تھپڑ مارے. اچھا حریم آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا, میں ذرا ناظرین آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں, ذرا دیکھیے. میں اس کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ میں نے اس کے کلمے پر اعتماد کیا, اس کے استغفار پر اعتماد کیا. اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ زندگی میں تبدیلی لانے چاہ رہی ہوں. میں اس کے بارے میں یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے تھے, یہ بیسیکلی ایک آڈیو کلپ تھا جو مفتی عبدالقوی کی جانب سے شیئر کیا گیا تھا. حریم شاہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے جی بالکل. حریم مفتی کبھی کا یہ کہنا ہے کہ میں نے آپ کے کلمے کے اوپر, میں نے آپ کے استغفار کے اوپر اعتماد کیا, آپ نے ان کے اعتماد کو دھوکہ دیا. خیر اپنے حصے کی سٹوری تو آپ سنا چکی ہیں, لیکن بہت محتاط الفاظ میں اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں, اس وقت پاکستان میں کروڑوں لوگ آپ کو سن رہے ہیں, آپ کی سائٹ پر بھی کچھ لوگ ہیں, کیا مفتی صاحب نے آپ کو غیر مناسب طریقے سے چھونے کی کوشش کی؟ بالکل. میں اور میری کزن جب انٹر ہوئے ان کے لیے چائے لے کے گیسٹ ہاؤس میں, تو انہوں نے ایک ہاتھ سے مجھے اور دوسرے سے جیسے کسی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں یہ والا کیا, اور مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا. ان کو مجبوراً مجھے مارنا پڑا. میں وہاں پہ چائے میں نے ٹیبل پہ رکھی, میں نے جوتا اتار کے ان کو مارا. یہ اتنے ڈیٹ تھے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. نہیں مجھے حریم بے شک اگر ہو سکتا ہے, اگر آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں, ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جانب سے کوئی دوستانہ جیسچر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں یہ حوصلہ ہوا کہ وہ اس طرح کر گزریں گے اور آپ کی جانب سے کوئی مزاحمت نہیں کی جائے گی؟ جی. اگر میری طرف سے ایسا کوئی جیسچر ہوتا نا تو میں اس کو ایکسپٹ کرتی. اگر میں ان کو ایسا کوئی نہیں, ایکسپٹ کون کرتا ہے, ایکسپٹ کون کرتا ہے حریم؟ نہیں, اگر میری طرف سے ہوتا, اگر میری مرضی سے ہوتا یا وہ ہوتا تو پھر میں اس چیز پہ کوئی مطلب ایسی یہ چیز پھر میرے لیے نارمل ہوتی. لیکن میں ایسے تمام لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہتی ہوں جو لڑکیوں کو ہریس کرتے ہیں اور جو صرف داڑھی اور یہ جو ظاہری منافقانہ لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ عبرت کا نشان بنانا چاہیے, اور ایسے لوگوں کو میں ان تمام. اچھا حریم, مفتی کبھی کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی قسم کی قانونی کارروائی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے, جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر یہ پرسپشن بھی ہے کہ یہ جو ساری ویڈیو ہے, آپ کا جو موقف ہے, ان کا جو موقف ہے, یہ سب کچھ ایک مرضی کے تحت ہو رہا ہے مزید پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے. پاپولیرٹی دیکھیں جی, مجھے پاپولیرٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے. فیم مجھے جتنا میرے رب نے دینا تھا دے دیا, اور آپ کے مقدر اور آپ کی نصیب میں جتنا فیم لکھے ہوتے اتنا ہی آپ کو ملتے ہیں. بس اوقات انسان اتنا اسٹرگل کوشش کرتا ہے لیکن اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ چیزیں شاید اس کے لیے ضرورت کا سبب بنتی ہیں. تو میرا عقیدہ یا میرا ڈوگما جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ جو آپ کے مقدر, جو آپ کی نصیب کے حصے کا رزق, فیم, ترقی جو بھی لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. لیکن حریم مجھے یہ بتائیے گا کہ حریم مجھے ایک بات, حریم ٹھیک ہے, حریم مجھے یہ بتائیے گا کہ صرف یہ مفتی عبدالقوی کی ویڈیو نہیں ہے, اس کے علاوہ کبھی مبشر لقمان کے جہاز کے ساتھ کبھی دوسری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کی موجود ہیں. مجھے حریم یہ بتائیے گا کہ آپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیمس لوگ ہیں انہیں آپ دوستی کے بہانے اپنے پاس بلاتی ہیں, ان کی ویڈیو شوٹ کرتی ہیں, ان کی لا علمی میں شوٹ کرتی ہیں اور بعد میں ان کو بدنام کرتی ہیں شہرت حاصل کرنے کے لیے. لوگ یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر, لوگ کچھ بھی کہیں, لوگ کچھ بھی کہیں, ٹائم کے لوگوں سے مجھے فرق نہیں پڑتا. لوگوں نے جو بولنے بولے, لوگوں نے جو سوچنے سوچے. صرف ایسے لوگوں کو میں بے نقاب کروں گی اور ایسے لوگوں کو میں عبرت کا نشان بناؤں گی, اور ایسے لوگوں کے لیے میں اکیلی کافی ہوں
वो बशीर लुकमान ने भी मेरे साथ ज्यादती की है, जिसकी वजह से मेरा मीडिया ट्रायल हुआ था। मैं बशीर लुकमान को भी नहीं छोड़ूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हरीम शाह, अपना मौक़िफ़ दे रही थी। नाज़रीन, ये एक साइड की स्टोरी है। हम कोशिश करेंगे कि हमें जब भी मौका मिले हम मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का जो मौक़िफ़ है वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। और ये वीडियो भी आपने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखी कि किस तरह से हरीम शाह की जानिब से मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ रसीद किया गया। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने दूसरे टॉपिक की जानिब आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि जो यूनिवर्सिटीज के तलबा हैं खास तौर पर उन पे किस चीज का इतना प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस प्रेशर होता है कि वो खुदकुशी की जानिब माइल होते हैं। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या वजह है कि जो निजी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के तलबा हैं उनके ऊपर परफॉर्मेंस की वजह से खुदकुशी का रुझान उनमें बढ़ता जा रहा है। एक इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन है। सिर्फ पिछले एक साल में 2020 में पाकिस्तान में ऐसे 42 वाकयात रिपोर्ट हुए जिसमें यूनिवर्सिटीज और बात ने अपने वालिदैन की डांट डपट की वजह से, अपने टीचर्स की डांट डपट की वजह से, परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से बाकायदा खुदकुशी कर ली। और ये जो सिलसिला है ये आज का नहीं है, ये सिलसिला बहुत पुराना है, लेकिन मुआशरा इस सिलसिले के ऊपर सोचने को आमादा नजर नहीं आता, तैयार नजर नहीं आता। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा महनाज हसन, चेयरपर्सन है सोशल वर्क डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की, और मुझे ज्वाइन करेंगी एलिया ज़हरा, सियासी इश्यूज के ऊपर लिखती हैं, सहाफ़ी हैं, समाजी कारकुन भी। एलिया, वेलकम टू द शो। मैं एलिया आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आप क्या समझती हैं कि यंग जनरेशन के ऊपर ऐसे क्या परफॉर्मेंस प्रेशर हम बिल्डअप कर देते हैं कि वो खुदकुशियों के ऊपर माइल हो जाते हैं? जी, थैंक यू अवैस। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट ये एक इशू है जिसको हम अनफॉर्चुनेटली इग्नोर करते हैं। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह से है, अगर आप देखें कि हमारा जो करिकुला है उसकी फॉर्मुलेशन से हटके उसकी जो जिस तरह से जज किया जाता है स्टूडेंट्स को जिन बेसिस के ऊपर, वो सिर्फ ये है कि आपने रोट लर्निंग करनी है और आपने बस जो है याद करें, सारा रट्टा लगाएं और वो आपने बस उसके ऊपर कि उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी क्लैरिटी कॉन्सेप्ट्स की कैसी है उस पर तवज्जो नहीं दी जाती। तो वो जब इस तरह का प्रेशर आता है, और फिर करियर काउंसलिंग का तो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है, कोई इसका वो है ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं है पाकिस्तान में कि बच्चों को बताया जाए टीचर्स की तरफ से उनके जो क्लासेस से हट के उनको थोड़ा गाइड किया जाए कि उनको कौन सा करियर अडॉप्ट करना चाहिए अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। तो जब वो इस तरह होता है, उनको अगर घर से भी उनके अगर माँ बाप जो है वो नहीं इतने इंटरेस्टेड या खुद इतने वो पढ़े लिखे नहीं है कि वो उनकी मदद कर सकें डिसाइड करने में कि कौन सी उनको फील्ड चूज करनी चाहिए, तो वो जब इस तरह नहीं कर सकते तो फिर प्रेशर बहुत ज्यादा आता है। फिर उनके माँ बाप के ऊपर एक हमारे यहाँ ये भी सोसाइटी का कहीं ना कहीं हमारा जो मीडिया है, हमारी जो लिटरेचर है, हमारा जो सिनेमा है, वो खुदकुशी को ग्लैमराइज भी करता है कि आप आखिरी लम्हे पर बच जाओगे और लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप मुआशरे के अंदर हीरो बन के उभरेंगे। आई थिंक ये मेरे ख्याल से इसको हम अगर ये कहेंगे कि सिर्फ मीडिया का है तो वो गलत होगा। मेरे ख्याल से ये जो डिप्रेशन का भी इससे ताल्लुक है कि जब आपको इतना ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर आए और आपको पता हो कि ये में उस तरह का रिजल्ट नहीं आया या नहीं आएगा या आपका एग्जाम सही ना हो, तो वो फिर एक डिप्रेशन के अंदर बंदा चला जाता है। वो डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है जिसको हम उसको भी हम बहुत बाकी सारी चीजों की तरह उसको भी डाउन प्ले करते हैं, उसको सीरियसली नहीं लिया जाता। कहते हैं आप अल्लाह की बात करें, आप कुरान पढ़ें तो आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। तो वो बच्चों को अगर उससे निकालें, उनको बताएं कि ये ग्रेड्स मैटर नहीं करते, ठीक है अगर आपको चाहिए कि आप पढ़ें, लेकिन वो उनको कोई काउंसलिंग उनकी हो, उनके पेरेंट्स टीचर मीटिंग इस तरह की हो कि उनको कोर्स से हट के भी उनको बताया जाए, उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के अंदर उनको जो है वो। मैं एलिया वापस आपके पास आता हूं। डॉक्टर महनाज, आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है एजुकेशन की फील्ड में, आपने देखे हैं इस तरह के केसेस, आपके भी स्टूडेंट्स होंगे या आपकी यूनिवर्सिटी में कि जो परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से या हम देखते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास घरानों से ताल्लुक रखते हैं वो कुछ जज्बाती वाबस्तगियां कायम कर लेते हैं, कुछ इकोनॉमिक प्रेशर्स होते हैं। क्या चीज स्टूडेंट को खुदकुशी के ऊपर उकसाती है डॉक्टर महनाज? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you so much for inviting me in this program. As a social scientist and as a social worker, I would like to point out certain things. बात ये है कि यूनिवर्सिटी में जब तलबा आते हैं तो एक मैच्योर पर्सनालिटी के साथ आते हैं और उनकी एक बैकग्राउंड के साथ आते हैं। 18-19 साल का बच्चा क्या मैच्योर होगा? मैच्योर मीन्स एज कम्पेयर टू स्कूल एंड कॉलेजेस, राइट? अच्छा, अब जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो ऑब्वियसली वो जो एक उनकी ग्रूमिंग है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जिस सोशलाइजेशन प्रोसेस से वो गुजर करके आए हैं, ऑब्वियसली उनका ऊपर एक इम्पैक्ट होता है। ये वो एज है और ये वो एजुकेशनल जो है वो स्पैन ऑफ टाइम है कि जिसमें वो
بہت ساری اپنی جو فیلیئرز ہیں اس کا امپیکٹ اپنی پرسنالٹیز پر لے کر کے آتے ہیں. فار ایگزامپل فیلیئرس مینس کہ ایف ایس سی میں ماں باپ نے کہا جی آپ نے صرف ڈاکٹر انجینئر بننا ہے. سوسائٹی میں جو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ ایک خاص قسم کے اسٹیٹس اور ایک خاص قسم کے جو ہے وہ چند پروفیشنز کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. ہیں وہ طلبہ کے اوپر اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اس میں ان کی فطری صلاحیتیں جو ہیں وہ آگے نہیں آ پاتی رائٹ. اچھا اب وہ جب آتے ہیں تو obviously وہ یونیورسٹی میں کہ یہ ہم جب پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ سبجیکٹ کیوں چوز کیا تو بعض اوقات وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فیملی کچھ اور چاہتی تھی, ہم کچھ اور چاہتے تھے لیکن ہم اس طرف آ گئے. تو ایک تو وہ ایک ان کی پرسنالٹی پر یہ فیلنگس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ہم بچپن سے بچوں کو ایک کانفیڈنس لیول نہیں دیتے کہ آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ لائف جو ہے وہ کیسے گزارنی ہے, ایک کانفیڈنس آف لائف ہم ان کو نہیں دیتے. نہیں میم آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے, لیکن جو طلبہ خودکشی نہیں کرتے وہ بھی تو اسی پروسیس سے ہو کر آتے ہیں نا, تو وہ کیا چیز ہے جو ڈسٹنگوش کرتی ہے سوئسائڈ کرنے والے اسٹوڈنٹس اور نہ کرنے والے اسٹوڈنٹس کو؟ دیکھیں جو یہی بات میں آپ سے کر رہی ہوں کہ جو طلبہ یونیورسٹی میں یونیورسٹی کو آپ اس کے ساتھ اسپیسیفکلی ریلیٹ نہ کالجز کر لیں. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جب وہ یونیورسٹی میں آتے ہیں اور ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارتے ہیں رائٹ, تو وہ بہت ساری جو ان کو لائف چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں. بعض اوقات وہ تمام قسم کا جو کمپلیکس اسٹریس مینجمنٹ ایک بن جاتا ہے اس کو ہولسٹک مینر میں وہ مینج نہیں کر پاتے. ان کا ای کیو اتنا اسٹیبل نہیں ہوتا رائٹ. تو ای کیو بھی اسٹیبل نہیں ہوتا, اور جس کو میں کہوں گی کہ سوشل انٹیلیجنس دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کہ ہم اپنے بچوں میں جو ہے وہ سوشل انٹیلیجنس جو ہے اس کو ہم ڈیولپ نہیں کرتے, ان کی پرسنالٹی کے اندر ہم ایک گرومنگ نہیں کرتے. سیکنڈلی آپ کو کبھی شک ہوا اپنے کسی اسٹوڈنٹ کے اوپر کہ اس کے اندر سوئسائڈ کے سمٹمز ہیں, میں اسے بلا کر بات کروں کہ تم بڑے دنوں سے کلاس ورک کے اوپر توجہ نہیں دے رہے, کیا تمہارے ساتھ گھر سب ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں؟ آپ نے کبھی کوئی ایسا کوئی کیس پکڑا؟ جی بالکل پکڑا, یہی آپ سے میں بات کری. فار ایگزامپل کہ اب ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں دے بلانگ ٹو فار فلنگ ایریاز آف پاکستان, لائک اب جب وہ ایک کو ایجوکیشن میں آتے ہیں سم ٹائم تو وہ اس کے ساتھ کوپ نہیں کر پاتے. دے ڈونٹ ہیو دیٹ مچ کانفیڈنس ود دا فیمیلز. دے ڈونٹ, ہم ایکچولی بہت سیریس ٹاپکس پر بھی بعض اوقات جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ بہت سیریس ٹاپک ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ وہ جو ایک بچہ تھا فار ایگزامپل اپنے ایجوکیشنل کیریئر میں when I was working as student advisor, تو اس کے اوپر وہ he started crying in front of me کہ میڈم میں فیمیلز کے ساتھ جو ہے وہ فیلڈ ورک نہیں کر سکتا. you know اس میں کانفیڈنس نہیں تھا یا اس کے اندر ایک احساس گناہ تھا ٹو ٹاک ود دا گرلز, ٹو ورک ود دا فیمیلز. تو یہ جو سوشلائزیشن پروسیس ہے, جو پرسنالٹی امپیکٹ ہے, یہ وہ لے کر کے آیا ہے رائٹ. اب یونیورسٹی میں جو ایک کام جو ٹیچرز کا کام بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ کو کی بات سنیں. اگر ان کو فیل ہو رہا ہے رائٹ تو وہ اس کی بات سنیں, اور اس سے جو ہے وہ اس کو سائیکولوجیکل کیتھارسس, جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ جو ڈپریشن جو ہے وہ ایک ذہنی بیماری ہے, اور خودکشی جو ہے وہ ڈپریشن کی ایکسٹریم. ڈاکٹر مہناز میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. ایلیا یہ بڑی امپورٹنٹ ساری باتیں ڈاکٹر مہناز کی بہت امپورٹنٹ تھی, لیکن جس طرح سے انہوں نے ذکر کیا کہ فار فلنج ایریا سے آنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہیں جب کہا گیا کہ وہ فیمیل اپنی کولیگز کے ساتھ, کلاس فیلوز کے ساتھ فیلڈ ورک کے اوپر نکلیں, تو انہوں نے کہا کہ اس نے رونا شروع کر دیا کہ اس کے اندر ایک احساس گناہ تھا جو اس کی بچپن کی کنڈیشننگ تھی. ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ہزارہ یونیورسٹی میں جس طرح سے اسٹرکٹ ڈریس کوڈ امپلیمنٹ کیا گیا. باہر کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ تو بادر نہیں کرتی کہ اسٹوڈنٹس نے پہنا کیا ہوا ہے, وہ تو سوچتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس نے پڑھ کیا رکھا ہے یا اسٹوڈنٹس کیا پڑھنا چاہتا ہے. تو پاکستان کے جو ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں وہاں پر یہ جو مورل پولیسنگ ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے. ایلیا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس حد تک ہے کہ لڑکے لڑکیاں جو ہیں ان کو باقاعدہ شیم کیا جاتا ہے ایڈمنسٹریشنز کی طرف سے, جو ان کے ٹیچرز ہوتے ہیں جن کو وہ لک اپ کرتے ہیں, جو آئیڈیلی ان کو بتا رہے ہوں سارا کچھ, ان کو ان کے لیے اگر وہ اس طرح کی کوئی, جیسے اس بچے کو شکایت تھی کہ وہ اسے he wasn't feeling comfortable working with his female. کیا یہ اس طالب علم کا قصور
था एलिया? बिल्कुल भी नहीं. वो आई थिंक उनको जो है उसको बताना चाहिए था, उसको अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, जो लोग दूसरे एरिया से आ रहे हैं उनको करें. इसके अलावा खवातीन को के लिए ज़्यादा मसाइल हो चुके हैं. जिस खातून स्टूडेंट की आपने बात की जिन्होंने खुदकुशी की है, उनके लिए तो वो दूसरा सेक्शुअल हरासमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है. आपको पता होगा कि ये वहाँ बलूचिस्तान की एक यूनिवर्सिटी के अंदर से ये इशू अभी तक चल रहा है. हमारे मीडिया पे अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे नजर आता. बहुत बड़ा एक इशू है. वो कहते हैं वो बिल्कुल, और वो कहते हैं कि टीचर्स जो है वो फोर्स करते हैं कि आप नहीं, अगर हमें फेवर्स सेक्सुअल फेवर्स देंगे तो हम मार्क्स आपके काट लेंगे, आपको फेल कर देंगे. वो अपने खानदान में जाके बता नहीं सकते ये बात के उससे फिर उनके फैमिली वाले हटा देंगे उनको. लेकिन हम तो अपनी ईस्टर्न वैल्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा एलिया फख्र करते हैं, बाकायदा बताते हैं कि मगरबी निजाम कितना ज्यादा करप्ट है, कितना ज्यादा डेमोनाइज्ड है, उसके बावजूद इस तरह की बात. ये वैल्यूज जिनकी हम बात करते हैं ना, ये सिर्फ एक इसकी वजह होती है कि आपने खामोश कराना है. वैल्यूज का क्या वैल्यूज है हमारी? ये वैल्यूज है कि आपने जो है कोई सेक्सुअल हरासमेंट की बात करे तो आप उसे ये कह दें कि ये तुम्हारा तो कैरेक्टर ही खराब है इसलिए तुम ऐसे बात कर रही हो, या वो उसे ये कहें कि तुमने भी तो कुछ किया ही होगा तो इस तरह हुआ है, ताली एक हाथ से नहीं बचती, और इस तरह की बातें करके आप दबाएं लोगों को और उनको ना खवातीन को स्पेशली वो करें. तो ये वैल्यूज जो है हमने देख लिया कि किस तरह से हो रही है. LGS स्कूल जो है यहाँ पे लाहौर के अंदर आप उसकी बात करें, वो एक एलीट इंस्टीट्यूशन है और माइनर बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं. आप सोचो कि वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट के वाक़यात हैं और टीचर्स एक्यूज्ड हैं इस बात के. ठीक, मैं एलिया वापस आपके पास आता हूँ. डॉक्टर मानाज, जिन दिनों मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था तो वहाँ पर अक्सर कहा जाता था कि जो PhD सुपरवाइजर्स होते हैं वो अपनी जो फीमेल स्टूडेंट्स जिनका काम वो सुपरवाइज कर रहे होते हैं अक्सर उनकी बीवियां बन जाती हैं, और अगर सुपरवाइजर की पेशकदमी का जवाब ना दिया जाए तो बाकायदा डिप्रेशन की वजह से स्टूडेंट्स ने खुदकुशियां भी की. तो डॉक्टर मानाज, ये जो स्टूडेंट टीचर का एक बड़ा नाजुक रिश्ता होता है, इस रिश्ते की सैंक्टिटी को किस तरह से तालीमी इदारों में बरकरार रखा जाए? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, जैसे कुछ पॉइंट जो हैं रेस किए गए हैं, मैं इनका एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर देना चाहूँगी कि दुनिया में तकरीबन सालाना 8 लाख खुदकुशियाँ होती हैं. राइट. 10 सितंबर को आलमी दिन मनाया जाता है खुदकुशियों के रुझान के बारे में, और उस डे पर आलमी माहिरीन की स्टडीज़ में पढ़ रही थी कि जो 70% सुसाइड रेट है वो वेस्टर्न और डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर है. सो आप हमारे यहाँ, और एक जो बात कही जाती है कि लाइक अमेरिका और जर्मनी जैसे कंट्रीज में जो खुदकुशियाँ होती हैं वो उन इंसिडेंट से कहीं ज़्यादा हैं जो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं. राइट. जो रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है, वहां पर रिपोर्टिंग करेक्ट होती है, यहाँ पर रिपोर्टिंग ठीक नहीं होती. नहीं, उसकी वजह ये है कि हम घर वाले मट्टी डाल देते हैं. वहां पर ये कहा जाता है कि इवन अब कोविड के दिनों में भी जो डिप्रेशन का रेट बढ़ा है, जिसको हम एक मेजर कॉज सुसाइड का कहते हैं, कि समाजी फासले का ये मतलब नहीं है कि आप एक फीलिंग है, ह्यूमन बींग्स आर द सोशल बींग्स, यू नो, कि हम सब साथ हैं. तो हमारा जो खानदानी निज़ाम है या जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट टू हैंडल द डिप्रेशन प्रॉब्लम्स ऑफ द फैमिलीज ऑफ द यूथ. तो साबित कर रही है ना कि हमारा खानदानी निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा. डॉक्टर मानाज, देखें, ठीक है, ये आप जो है ना, ये जो आपकी जो परसेंटेज है सुसाइड की, ये इतनी ज़्यादा नहीं है जो वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज में. जापान में बहुत ज्यादा है सुसाइड रेट, अमेरिका में बहुत ज्यादा है, जर्मनी में बहुत ज्यादा है, इंडिया में बहुत ज्यादा है, यू नो. और कहा जाता है कि पूरी दुनिया में हर एक सेकंड में जो है वो तकरीबन 40 जो है वो सुसाइड केसेस आते हैं मंजर आम पर. पाकिस्तान में ये रेशो बहुत कम है. ठीक है कि लेकिन इवन देन हमारा जो फैमिली सिस्टम है, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, दैट इज आई थिंक अ वेरी गुड थिंग टू उसी जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो सास होती है बहू को जला देती है, उसी जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो भाई भाई की शक्ल देखना गवारा नहीं करता. अगर उसको रेमेडी समझ रहे हैं तो वो हमारा गलत अप्रोच है. वो रेमेडी नहीं है. फाइन. मैं यहाँ पर एक बात जो पॉइंट आउट करना चाहूंगी वो ये है, यहाँ पर मीडिया का रोल है. मीडिया हमारे यहाँ पर जो एक नेगेटिव साइनर्जी डेवलप की जाती है बिटवीन द डिफरेंट सोशल इश्यूज, राइट, कि जी खानदानी निज़ाम को सास बहू का, यू नो, उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं,
आप देखें मीडिया हर ड्रामे में, हर प्रोग्राम में जो नेगेटिव इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम का कोई तस्वुर नहीं है। पैगंबर ने अपनी हर जो ज़वाज मुतहर्रात है उन्हें अलग अलग हुजरा लेकर रखा हुआ था। ये बर्रे सगीर की रिवायात हैं जिन्हें हम इस्लाम की लिबादा उड़ाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं डॉक्टर मानाज कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का इस्लाम से क्या ताल्लुक है? आप जो जिस खानदानी निजाम की बात कर रहे हैं, हमारे पास उसके अलावा था ही क्या? गॉट इट? तो ये हमारे से मुराद हिंदुस्तानी है या हमारे से मुराद मुसलमान? हम अपनी बात कर रही हूँ। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रिश्ते की, देखिए एक हदीस है कि मर्द पर जो सबसे ज्यादा हक है औरत पर उसके शौहर का है और शौहर पर उसकी माँ का है। तो दिस इज अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन द रिलेशंस। This is the joint family system I'm talking about. मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ जिसको आप हिंदुआना निजाम कहते हैं। इस्लामी तारीख में कभी जॉइंट फैमिली सिस्टम एग्जिस्ट नहीं किया डॉक्टर मानाज। देखिए हमारे यहाँ जो रिलेशंस की कदर है, हमारे यहाँ जो इकदार है एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे से ताल्लुक निभाने की। मेरी वेस्टर्न पीएचडी है, मैंने अब्रॉड में पीएचडी की है, राइट? वहाँ पर आप सारा दिन लोगों से हाय हाय सुनते हैं, हाय हाउ आर यू, लेकिन कोई आपके घर में आके आपका हाल नहीं पूछता। पिछले दिनों मैंने चाइल्ड अब्यूज के ऊपर एक प्रोग्राम किया जिसमें डॉक्टर इमरान जावेद साहब जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे शो में आप ही की सीट पर बैठे हुए थे। उनके पास स्टैटिस्टिक्स थे कि जो 100 बच्चे जो चाइल्ड अब्यूज का शिकार होते हैं उनमें से 62% बच्चे उनके करीबी रिलेटिव्स की हवस का निशाना बनते हैं। डॉक्टर मानाज देखिए आपके पास इसका हल क्या है? देखें आप मीडिया पर हाइप तो क्रिएट कर रहे हैं, इसी तरह आप एक इवेंट को लेकर के क्या अमेरिका में सेक्सुअल हैरासमेंट नहीं होती? क्या कनाडा में चाइल्ड अब्यूज नहीं होती? क्या इंडिया में नहीं होती? लेकिन क्या वहां पे इस तरह से मीडिया जो है वो एक इंसिडेंट को लेकर के, ठीक है होते हैं, आई डू एडमिट, लेकिन आप अपनी पॉजिटिव चीजों को भी पोर्ट्रे करें। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। हम में से जैसे एकेडेमिया को अपना रोल परफॉर्म करना है, मीडिया को भी अपना रोल परफॉर्म करना है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप ये कहना चाह रही हैं कि जो फैमिली सिस्टम स्ट्रांग होगा या जो जॉइंट फैमिली सिस्टम स्ट्रांग होगा जिसमें रिश्तों का एहतराम होगा उसमें पलने वाले बच्चे खुदकुशियां नहीं करेंगे, ये आप कहना चाह रही हैं? देखिए मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल जो खुदकुशी का रेट है वो 15 से 29 साल की एज में ज्यादा है और वेस्ट में ओल्ड लोगों में बहुत ज्यादा है। हमारे सोशल वर्कर्स ये बताते हैं कि वहाँ पर बूढ़ों को मेडिसिन देने के लिए भी घरों में सोशल वर्कर्स को अपॉइंट किया जाता है कि आपने इस टाइम पे जाकर के उनको मेडिसिन देनी है, राइट? वहाँ पर जो है वो 20-20 साल जो है वो उनके बच्चे उनको विजिट नहीं करते अपने बूढ़े लोगों को। मैम ऐसा गलत है, मुझे भी देखने का इत्तेफाक हुआ है कि हर दूसरे वीकेंड पे, हर त्यौहार पर वो अपने बुजुर्गों को विजिट करते हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम के जो मसाइल होते हैं जिसमें सास बहू के झगड़े होते हैं, मेरी पतीली से दूध किसने निकाला, मेरा सालन किसने इस्तेमाल किया, उस तरह के पैटी झगड़ों से तो बेहतर है ना कि आप कभी कभार मिलें और अच्छे तरीके से मिलें। देखिए मैं इससे डिफर करूंगी। अगर वंस आई वेंट टू द जर्मनी और वहाँ पे एक बच्चा आके कहता है 8-9 इयर्स का कि डैड आई वांट सम मनी फॉर यू नो टू परचेज सम कैंडीज और व्हाटएवर, तो वो से कहता है गो एंड वॉश माय कार, यू नो। 14 साल का बच्चा आता है कि डैड आई वांट टू गो टू पार्टी, तो वो कहता है गो एंड क्लीन माय रूम, यू नो। तो वो दे डोंट टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द किड्स। आप सब भी जानते हैं कि वो बच्चों को कहते हैं गो आउट एंड, और हो सकता है कि वो वालिद अपने बच्चे के अंदर मेहनत से काम करने का हौसला, जज्बा पैदा करना चाह रहा हो। इसको हम पॉजिटिवली भी तो देख सकते हैं ना डॉक्टर मानाज। मुझे इतना पता है कि जब आप बाहर जाते हैं तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर वेलकम्ड बाय द वेस्टर्न सुपरवाइजर्स। दिस इज व्हाट आई डू बिलीव। दे थिंक, मुझे ये लगा फर्स्ट टाइम जब आपका एक्सपोजर होता है तो फिर आप एक कंपैरिजन कर पाते हैं। मुझे ये लगा कि वो दे डू बिलीव कि पाकिस्तानी पीपल आर इंटेलिजेंट, और मुझे ये लगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज फार बेटर। हाँ, एक बात जो मैं कहना चाहूंगी
Yes, this is what I do believe. मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ डॉक्टर महाराज, थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं इसको, पहले आप फैमिली सिस्टम को 500 यूनिवर्सिटीज और पाकिस्तान की कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ही की वजह से इस तरह के मसाइल हैं। अवैस साहब जो डीकॉलोनाइजेशन और जो हमें इंडिजिनाइजेशन करनी चाहिए अपने नॉलेज की, ये जो रैंकिंग करते हैं वो क्राइटेरिया इटसेल्फ चैलेंजेबल है। ठीक है, लेकिन मुझे इस वक्त हम चलें एलिया, मैं वापस आता हूं डॉक्टर महाराज, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। एलिया, यहाँ पर सारा बात हुई कि किस तरह से वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम, वेस्टर्न फैमिली सिस्टम, पाकिस्तानी फैमिली सिस्टम कंपेयर किया गया, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से डॉक्टर महाराज ने कहा 15 से 29 साल के जो यंगस्टर्स हैं उनमें खुदकुशी का रुझान सबसे ज्यादा होता है। ये वो एज होती है जिसमें आप प्यूबर्टी भी अचीव करते हैं, आपके अंदर हार्मोन्स भी होते हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा भी होता है, नाकामी भी होती है, कामयाबी भी होती है। इस चीज को बैलेंस करना क्या स्कूल्स में सिखाया जाना चाहिए एलिया? बिल्कुल, मैंने जैसे पहले कहा कि स्कूल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में हमारे ये यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनका वो रिलेशनशिप उस तरह का है नहीं ना स्टूडेंट्स के साथ। वो उनको जज करते हैं कि वो किस तरह से जो है वो ड्रेसअप हो रहे हैं। कुछ तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स से पिछले कुछ महीने में जो कि बलोचिस्तान के प्रोटेस्ट अभी कर रहे हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो ये कहते हैं कि हम तो हमारे टीचर जो है पर्सनल ग्रजेस की बेसिस के ऊपर हमारे ग्रेड्स काट देते हैं और कोई उनको जो है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई एक हायर अथॉरिटी नहीं है जिस पे वो चैलेंज कर सकें। अगर वो बच्चे चैलेंज करते हैं तो उनको फिर इस तरह से हरासमेंट का सामना करना पड़ता है और वो फिर इवेंचुअली ये होता है कि वो गिव अप कर देते हैं। तो फिर इसी तरह होगा कि वो डिप्रेशन में जाकर तो फिर इस तरफ आएंगे। और जाहिर है आप जो कह रहे हैं कि जो उम्र वो होती है उसमें ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं आप, और आपके जो होता है वो आप समझती हैं कि इसकी जानिब ना मुआशरा ना इसकी जानिब मकतब कोई तवज्जो देने के ऊपर आमादा नहीं है, इसके ऊपर से नजरें चुराई जाती हैं और वाकयात को ये सोच के रद्द कर दिया जाता है कि आइंदा ऐसे वाकयात नहीं होंगे। जी बिल्कुल, और ये जो कहना कि फैमिली सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो वो सही हो जाएगी, मेरे ख्याल से फैमिली सिस्टम ही तो एक वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज है जिसकी वजह से ये होता है कि सिर्फ ये नहीं, इनकी सुसाइड और भी सुसाइड के केसेस होते हैं जिसमें आप खवातीन जो करती हैं, तो वो ये होता है कि वो आपस में एक टॉक्सिसिटी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो बहुत प्रेशर होता है खानदान के अफराद के ऊपर, स्पेशली जो यंग लोग होते हैं उनके ऊपर को जो है वो उस तरह से स्क्रूटनाइज किया जाता है कि वो फिर नहीं कर सकते, मतलब वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। हमने देखा कि जो घरेलू झगड़े होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वो उन खानदानों में ज्यादा होता है जहाँ पर जो है वो इस तरह सास बहू का झगड़ा है और वो, तो इसको हम इस तरह डिसमिस कर दें कि नहीं हमारा फैमिली सिस्टम बहुत, हमने देखा तो है हमारा फैमिली सिस्टम जो है उसके अंदर रोटी गोल सही ना पकाने के ऊपर जो है खावन बीवी को जला देता है, उसको कत्ल कर देता है। हम उस फैमिली सिस्टम की मिसाल देके कहते हैं कि वो देखो हमारा वेस्ट से भी अच्छा है और वेस्ट का बहुत बुरा है। अच्छा डॉक्टर बाउंड्रीज रखने का तसव्वुर है। एक यूनिवर्सिटी स्टडी ये भी बताती है कि अगर तलबा के अंदर लिटरेचर और आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, म्यूजिक, इन चीजों को इनकलकेट किया जाए तो उससे उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा डिसिपेट होती है, वो तकरीबी कार्रवाइयों की जगह इस तरह की तख्लीकी कामों की तरफ आते हैं। आप एग्री करती हैं इससे? मैं थोड़ा सा ये बात करना चाहूँगी कि हमें हमारी जो ओवरऑल जिस एटीट्यूड की कमी है ना, वो मैच्योरिटी की कमी है। हम बहुत जल्द ऐसी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देते हैं थ्रू मीडिया जिससे हम पब्लिक का माइंड नेगेटिव करते हैं और ये अनकॉन्शियसली उनको एक जिसको कहते हैं ना एफर्ट्स करना कि कतरा कतरा पानी डालते रहे तो फिर भी रास्ता बन जाता है। फॉर एग्जांपल के टीचर्स के बारे में ऐसे कमेंट्स करना, मुझे याद है एक सेकंड, मुझे याद है कि हमारे दौर में जब मतलब आई वाज स्टूडेंट, ये कोई बहुत पिछली सेंचुरी की बात नहीं है, हम हील पहन के अपने टीचर्स के रूम के आगे से नहीं गुजरते थे कि दे विल बी डिस्टर्ब। उस्ताद का जो जिसको पेशा वो कहते हैं, अंबिया कहते हैं, ठीक है आप गलत मिसालें कोट कर सकते हैं बट यू कांट जनरलाइज दिस। जैसे कि आपके मीडिया में अच्छे लोग हैं, डॉक्टर्स के प्रोफेशन में अच्छे हैं, इसी तरह टीचर्स में आज भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के अंदर, अगर मैं इस वक्त एक इंटरनेशनल रिसर्चर हूं और मेरा अमेरिकन रिसर्च गेट पर एक प्रोफाइल है तो दैट इज बिकॉज ऑफ माय टीचर्स, राइट। अब आप कहेंगे कि जी आप पेरेंट्स को भी आप ब्लेम करें, पेरेंट्स से ज्यादा वेलविशर कोई नहीं होता। हुआ क्या है कि हमारा ये जो सोशल मीडिया है जिसमें हम फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से दूर हो गए हैं। देखें जब आप इकट्ठे रहते हैं तो घर में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जिससे बच्चा अपनी दिल की बात करता है, गॉट इट। नानियां दादियां बैठ के जब बच्चों से
उनको स्टोरी सुनाती थी, उनकी बात सुनती थी, तो बहुत सारा जो साइकोलॉजिकल शेयरिंग होती थी उससे सुसाइड रेट में कमी आती थी. गॉट इट. हमारी जितनी भी रस्म और रवाज थे इवन उसमें खुशी का एक एलिमेंट था. एक चूल्हे के गिर्द सब लोग बैठ के खाना खाते थे, यू नो. तो वो जो हम सब साथ हैं की फीलिंग्स होती थी, उसकी वजह से आप जरा कंपैरिजन करें, स्टैटिस्टिक्स का कंपैरिजन करें कि आज से कुछ साल पहले भी सुसाइड का रेट. मुझे डॉक्टर मानाज यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है. और नाज़रीन, जिस चूल्हे के गिर्द बैठकर खाना खाने की बात डॉक्टर मानाज कर रही हैं, उसको आज भी पाकिस्तान के देहातों में प्रैक्टिस किया जाता है. और वहां पर जो लफ्ज शरीका है वो इतना नेगेटिवली इस्तेमाल किया जाता है कि लोग उस जॉइंट फैमिली सिस्टम से फरार हासिल करके शहरों का रुख करते हैं. खुदकुशी के हवाले से मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुआशरे में बढ़ते हुए खुदकुशी के रुझान पर. एलिया, अब जब डिस्कशन इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है, आप क्या समझती हैं कि गवर्नमेंट और सोसाइटी तो कलेक्टिवली ऐसा कुछ नहीं कर रही कि यंगस्टर्स को बचाया जाए, आप ही उन्हें कुछ टिप्स दें? देखिए, पहले सबसे तो फर्स्ट स्टार्टर्स आपको डिनाइल मोड से बाहर निकलने की ज़रूरत है. अगर आप डिनाई करते जाएंगे कि नहीं नहीं बहुत कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, वेस्ट में ज़्यादा होता है, तो वो फिर मसले का हल नहीं है. हमें जो है वेस्ट की एग्जांपल, जो ये तरीका होता है कि वो कोट इसलिए करें कि हम ये बताएं कि हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है. हमें तो पाकिस्तान से कंसर्न होना चाहिए ना, बाहर जो भी हो, इंडिया में जो भी हो, तलबा को ये भी बताइएगा कि क्या मोहब्बत में नाकामी पर जान लेना ठीक है? देखिए, मैं उसकी तरफ आती हूँ. पहले जो है ये जो यहाँ पे बात की गई असातिज़ा का एहतराम वगैरह, वो तो ऑब्वियसली हम करते हैं और हमें बचपन से सिखाया जाता है कि असातिज़ा जो है. मेरा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के उसका जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा भी यही एक्सपीरियंस है कि जो टीचर्स हैं वो उस लेवल के ऊपर आकर नहीं करते. तो स्टूडेंट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो हकीकी मानों में काबिल एहतराम होते हैं, वो कभी अपना एहतराम डिमांड नहीं करते हैं. बिल्कुल, वो एहतराम खुद ब खुद जनरेट हो जाता है. स्टूडेंट्स उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो दे विल बी द बिगर पर्सन, और वो उनको जो है वो समझाएंगे, और वो क्योंकि उन्होंने बचपन से सुना ये होता है, उनको बताया ये थोड़ा सा इमोशनल इंस्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट उसको जो है बिल्कुल वो नहीं करता. जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी की आप बात करें, आई थिंक वो ये कोई इस तरह की, अगर आप इसको टैबू की तरह डिस्कस करें कि वो अगर रिलेशनशिप के अंदर नाकामी हो जाती है, तो वो अगर हमारे ये सारा जो रिलेशनशिप वगैरह रखना आपस में, और ये इतना बड़ा टैबू ना हो, लड़के और लड़कियां जो हैं उनको इस तरह से इसके ऊपर शेम ना किया जाता हो. मेरे ख्याल से अगर वो कंसेंटेड रिलेशनशिप है, वो एडल्ट्स हैं, 18 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, और वो कंसेंटेड रिलेशनशिप अपना रखना चाहते हैं, कायम करना चाहते हैं, एज लॉन्ग एज देयर ओके विद इट, दो एडल्ट्स हैं, तो उसमें कोई मसला उसको इतना बड़ा ऐसा इशू नहीं बनाना चाहिए, गैरत का मसला नहीं बनाना चाहिए, जिसकी वजह से ये फिर होता है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, या वो अपने पेरेंट्स को मर्जी की शादी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि इस्लाम इजाजत देता है उसकी, खवातीन को तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. तो वो फिर इस तरह की, जब आप इतनी ज्यादा जो तंग नजरी से रहते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, और बच्चों को एक्सप्रेस करने की, उनको ये बताने की कि आप इंडिपेंडेंट माइंडेड हो सकते हैं, आपकी अपनी भी सोच कोई हो सकती है, आप अपने फैसले खुद भी कर सकते हैं. आखिरी सवाल डॉक्टर मानाज, बाहर की यूनिवर्सिटीज में अगर कोई ज़ूलॉजी में मास्टर्स कर रहा है तो फिलॉसफी और एथिक्स का कोर्स भी पढ़ता है, जो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही, ताकि बैलेंस्ड पर्सनालिटीज तलबा के अंदर पैदा की जा सके? डॉक्टर मानाज जी, ये बड़ी अच्छी सजेशन है आपकी तरफ से, लेकिन अब जो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं, पर्टिकुलरली पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, आई थिंक के जो करिकुलम डिज़ाइन होता है उसकी बाकायदा कमेटीज़ हैं, और इंटरनेशनल कंसल्टेंसी सीख की जाती है कोर्सेज डिज़ाइन करने के लिए, और लेटेस्ट कोर्सेज इस वक्त पढ़ाए जा रहे हैं जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी हैं, जिसके बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मानाज. मेरा वक्त खत्म हो गया है. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. एलिया ज़हरा, बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब कुछ इस तरह से निकाला जा सकता है कि हमें वेस्टर्न वैल्यूज कबूल नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कोर्सेज कबूल हैं, और हम अपने तलबा को तब तक ग्राइंड करते रहेंगे जब तक वो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के ऊपर पूरे नहीं उतरते, और अगर नहीं उतरते तो फिर खुदकुशी नतीजा होती है. प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया.